अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8th क्लास का इंग्लिश का फ़ाइनल टर्म का 2025 का पेपर। जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी इंग्लिश का फ़ाइनल होना रहना है, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कनेक्ट। तो वर्ब कनेक्ट की एडजेक्टिव फॉर्म आइडेंटिफाई करें। तो कनेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म होता है कनेक्टेड, कनेक्टेड। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, द लीव्स रसल जेंटली। पत्ते आहिस्ता आहिस्ता सरसराते हैं, इन द ब्रीज, हवा में। तो यहाँ पे अगर आप इतना भी लिख दो ना, द लीव्स रसल जेंटली, तो ये काफ़ी है। मतलब इन द ब्रीज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके बगैर भी अपना मीनिंग पूरा दे रहा है। तो यहाँ पर जो रसल है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, द लीव्स रसल जेंटली इन द ब्रीज। अगर आप दूसरा देखो ना, तो वो है लाइक बी ऑप्शन है, द टीचर असाइंड अस होमवर्क। तो टीचर ने हमें असाइन किया। तो ऑब्वियसली पक्का है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो टीचर ने असाइन किया, यानी इस फिक्रे को, यहाँ पर जो वर्ड असाइन है, इसको अपना मतलब पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। टीचर असाइंड अस, तो फ़ौरन से आपके जहन में सवाल आता कि क्या चीज़ टीचर ने असाइन की। तो मतलब असाइन बगैर होमवर्क के, बगैर ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग पूरी तरह से कन्वे नहीं कर सकता। तो ये फिर ये ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है, आयशा हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आयशा ने एक खूबसूरत पिक्चर पेंट की है। आयशा ने पेंट किया, तो फ़ौरन से सवाल आता ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ ज़रूर पेंट किया है। तो मतलब आयशा हैज़ पेंटेड, आयशा ने पेंट किया, तो इतना सेंस नहीं बनता। तो अगर आप बोलो आयशा हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, आयशा ने खूबसूरत पिक्चर पेंट की, तभी अपना पूरा मीनिंग दे पाता है। तो जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करे अपना पूरा मीनिंग देने के लिए, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमें तो इंट्रांजिटिव चाहिए। डी ऑप्शन है, द स्क्विरल इज़ बीइंग चेस्ड बाय द कैट। तो यहाँ पर स्क्विरल को चेज़ किया, तो फ़ौरन से सवाल आता कि किसने चेज़ किया। मतलब यहाँ पर चेज़ भी अपना मीनिंग पूरा नहीं दे सकता जब तक बाय द कैट यहाँ पर मौजूद ना हो। तो सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी सिर्फ ए ऑप्शन में और जो वर्ब रसल है वो अपना मीनिंग बगैर इन द ब्रीज के पूरी तरह से कन्वे कर सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का सही मानी आइडेंटिफाई करें। द केक लुक्ड यमी एंड एपिटाइजिंग। केक यमी दिखा और लाइक भूख बढ़ाने वाला, मज़ेदार। तो इसका क्या फिर एपिटाइजिंग का मीनिंग क्या है? टेस्टफुल। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ो ना, द केक लुक्ड यमी एंड एपिटाइजिंग, यहीं से पता लग जाता कि केक बहुत यमी और मज़ेदार है, भूख बढ़ाने वाला है। यहाँ पर एपिटाइजिंग का क्या मतलब है? टेस्टफुल। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, वो सेंटेंस आपने आइडेंटिफाई करना है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन लगे। तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है ये देखते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल मतलब नाम से पता लग रहा है कुछ ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर है, ही इज़ ईटिंग मैंगो। तो मैंगो काउंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 1 मैंगो, 2 मैंगो। बी ऑप्शन है, ही इज़ काउंटिंग बुक्स। बुक्स काउंट हो जाती, मैंने 3 किताबें पढ़ी, 4 किताबें खरीदी, कुछ भी। सी ऑप्शन है, आसिफ इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। आसिफ दूध पी रहा है। क्या आप दूध को काउंट कर सकते हो? ठीक है, तो मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता। तो मिल्क क्या हुआ हमारा, मतलब 1000 या 100, तो आप नहीं काउंट कर सकते। तो मिल्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आसिफ इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। आसिफ इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज़ अ सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। एक सेंटेंस चूज़ करें जिसमें मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी यूज़ हुआ हो। तो मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब है इम्कान का, मतलब कुछ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी इसको बोलते हैं। तो सकने को इंग्लिश में बोलते हैं माइट। ठीक है, मे, माइट, ये क्या होते हैं? ये मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी की एग्जांपल्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ही माइट बी लेट टुडे। ठीक है, ही माइट बी लेट टुडे, वो आज के दिन हो सकता है लेट हो। ही माइट बी लेट टुडे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि लेट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए जुमले को दुरुस्त करें। सो ही इज़ डैश अप हिज न्यू असाइनमेंट। ही इज़, इसके साथ हमेशा लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मतलब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि इसमें पहली फॉर्म होती है वर्ब की, उसके साथ आईएनजी लगा होता है। आपने दो पार्टिसिपल की किस्में पढ़ी होंगी, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में लफ्ज़ के साथ एंड पे आईएनजी लगा होता है, निशानी है इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। और पास्ट पार्टिसिपल की क्या निशानी है, उसमें वर्ड के एंड पे ईडी लगा होता, ईडी पास्ट के, ठीक है। जैसे वर्कड, प्लेड, तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। पर चलें हम क्वेश्चन नंबर 6 पर ही रहते हैं। यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो है जिसके एंड पर आईएनजी लगे। तो यहाँ पर आंसर है ही इज़ राइटिंग अप हिज न्यू असाइनमेंट। राइटिंग, राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अच्छा, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। एक चीज़, जहाँ पर भी कंटिन्यूअस आपको नज़र आए ना, वहाँ पर आईएनजी ज़रूर लगा होता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी है, कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो आईएनजी लाजमी लगा होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ये कंटिन्यूअस की निशानी है। प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली कुछ प्रेजेंट वाला लगा होगा, है, चुका है या है, तो हैज़, जैसे यहाँ पे मुझे हैज़ वाला दिख रहा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट, तो परफेक्ट की निशानी है जैसे हैज़ या हैव, ठीक है, ये परफेक्ट की निशानी होती है। तो कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ लगा होगा या हैव लगा होगा, तो आपको इनमें से ढूंढना है। और फिर एक और चीज़, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जो वो टेंस जो परफेक्ट भी हो कंटिन्यूअस भी हो, वहाँ पर बीन लगा होता है लाजमी। बाबा जी की बीन आप याद रख लो कि जब भी परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है तो वहाँ बाबा जी की बीन ज़रूर लगी होती। तो इट हैज़ बीन, तो इसका सही क्या होगा, मतलब अगर आप ए फ़िक्रा देखो ना, तो ए में आपको कहीं पर बाबा जी की बीन नहीं दिखती, क्योंकि ए ऑप्शन है ही हैज़ रिसीव्ड अ प्राइज़ फॉर गेटिंग द पोजीशन, तो यहाँ पे आपको बीन नहीं दिखता, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days, तो यहाँ पर हैज़ भी है, रेन पहली फॉर्म है, आईएनजी भी लगा हुआ और बीन भी लगा हुआ, तो ये क्या है हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए ऑप्शन से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चूज़ करें। तो परफेक्ट है तो जो है यहाँ पे ऑब्वियसली हैज़ या हैव लगा होगा, और फ्यूचर है तो विल लगा होगा। और हमें पता है हैज़ हैव के साथ जो खाली सिंपल परफेक्ट होता है, जैसे सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट है तो वहाँ पर फेल की तीसरी फॉर्म लगी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड इट्स एक्सपेंशन बाय दिस ईयर। तो जिसमें फ्यूचर के लिए विल लगा हुआ और परफेक्ट के लिए हैव कंप्लीटेड लगा हुआ, मतलब हैज़ या हैव लग सकता था परफेक्ट के लिए, पर साथ में तीसरी फॉर्म वर्ब की। तो ये क्या है, विल लगा हो, हैज़ या हैव, और साथ में जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दे विल हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। तो आपने एडवर्ब फ्रेज वाला सेंटेंस चूज़ करना है। अच्छा, तो एडवर्ब फ्रेज वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अच्छा, एडवर्ब क्या होता, जो आपको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता, वर्ब के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है दे वर वॉकिंग, वो पैदल चल रहा था। तो कैसे पैदल चल रहा था, वर्क यहाँ सॉरी वर्ब यहाँ पर क्या है, वर वॉकिंग, यानी वर्ब है कि वो चल रहा था, ये वर्ब है। तो इस वर्ब कैसे चल रहा था, इस वर्ब के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अलॉन्ग द रोड। तो ये जो अलॉन्ग द रोड है ये एडवर्ब फ्रेज है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें एक ऐसा लफ्ज़ लगा हुआ है जो वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देता, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो बी ऑप्शन में दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड एडवर्ब फ्रेज रखता है, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। कहता है अपने ठीक वाला पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। अलीज़ा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास डैश। तो सेंटेंस एंड हो गया, हमें पता है हर सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो अलीज़ा क्लास में अव्वल आई, यहाँ पर अलीज़ा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, अलीज़ा अपनी क्लास में अव्वल आई। तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जा रही, तो एक सिंपल सेंटेंस है। तो ऑब्वियसली ये
फुल स्टॉप पर एंड होगा, डॉट पर एंड होगा, फुल स्टॉप, ठीक है। सो एक नुक्ता इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सो मरीज़ मर चुका था इससे पहले डॉक्टर आया, तो मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा के। अच्छा एक चीज़, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स पर एंड होता है, ठीक है, सेल्फ या सेल्फ्स पर। अब अगर तो वो जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करता कि क्या लगेगा। जैसे अगर सिंपल एक लड़की का, जैसे सिंपल अगर शी है तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। अगर ज़्यादा बंदे हैं, जैसे यहाँ पे द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं? दे। तो दे का क्या होता है? दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दे से देम सेल्व्स, ठीक है। चूँकि ज़्यादा है तो लगेगा सेल्व्स। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब ज़्यादा है तो साथ में लगाना अपने सेल्व्स। और द चिल्ड्रन ज़्यादा हैं दे, और दे से बना देम सेल्व्स, ठीक है। सो देम सेल्व्स करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए कंपाउंड प्रपोजिशन। वो वाला फिक्रा आपने चूज़ करना है जिसमें कंपाउंड प्रपोजिशन लगा हो। अच्छा, सो इसका करेक्ट आंसर है शी इज़ सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चेयर। ऑन टॉप ऑफ द चेयर, तो यहाँ पे ऑन भी प्रपोजिशन है और टॉप भी प्रपोजिशन है। तो ये दो मिल के जब दो प्रपोजिशन इकट्ठी आ जाती है ना, उसको बोलते हो कंपाउंड प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो ठीक है, शी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चेयर। क्यों कंपाउंड प्रपोजिशन, क्यों ये चूज़ किया? क्यों यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशन आई ऑन टॉप। दो प्रपोजिशन, जब ऑन भी प्रपोजिशन है टॉप भी प्रपोजिशन है, जब दो प्रपोजिशन इकट्ठी आ जाए तो फिर हम वहाँ पर क्या लगाते, सॉरी, दो प्रपोजिशन इकट्ठी आ जाए उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद आ डिफ्थोंग। सो इसकी एग्जांपल है चेयर, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन है चेयर। सो आइडेंटिफाई द वर्ड विद द डिफ्थोंग, करेक्ट आंसर है चेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए जुमले की नरेशन बदलें। मतलब अगर डायरेक्ट है तो आपने उसका इनडायरेक्ट बना देना है, अगर वो एक्टिव है तो आपने उसका पैसिव बना देना है। बात समझ आ गई? सो ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ही सेड टू मी, क्योंकि जहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास लगे हो ना, जैसे ही सेड टू मी आगे इन्वर्टेड कॉमास है, फिर लिखा हुआ प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, तो जब भी इन्वर्टेड कॉमास में कुछ दिया हो तो वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो आपने इसका फिर नरेशन चेंज करनी है, तो ये डायरेक्ट है तो खुद सोचो इसका हमें क्या बनाना होगा। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट फिक्रा दिया हुआ है, आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। सो प्लीज़ जहाँ है ना, प्लीज़ का मतलब होता है रिक्वेस्ट करे, तो जब प्लीज़ आए तो वो रिक्वेस्टेड होगा। और नरेशन चेंज करने का रूल होता है, जब आप रिक्वेस्ट लगा दो तो फिर आप वर्ड प्लीज़ को ख़त्म कर देते हो, क्योंकि प्लीज़ का मतलब भी होता है दरख्वास्त करना, रिक्वेस्टेड का मतलब भी होता है दरख्वास्त करना। तो ये बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। मतलब 4 ऑप्शन है, आप प्लीज़ जैसे ही आए आपको पता लग जाना चाहिए ये रिक्वेस्ट है। तो अपने चारों ऑप्शन में से जिसमें रिक्वेस्टेड लिखा हो वो वाला फिक्रा आपने चूज़ कर लेना है। तो ए में देखो इन्फॉर्म्ड है, नहीं हो सकता। बी में क्या लिखा हुआ है? टोल्ड, नहीं हो सकता। सी में ऑर्डर, प्लीज़ कह के कौन ऑर्डर करता है, नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें ही रिक्वेस्टेड, मतलब प्लीज़ दरख्वास्त करने को, रिक्वेस्ट करने को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज़ द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो कोरिलेटिव होता है मतलब जो दो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा साथ साथ आते हैं। मतलब अगर किसी फिक्रे में आइदर आया तो वहाँ पे आर ज़रूर आता है। ये बहुत प्यारी एग्जांपल है कंजंक्शन की, कि मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शन जो आपस में रिलेट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। जब कहीं आते हैं एक दूसरे के रिलेटिव्स होते हैं, एक ही फिक्रे में इकट्ठे आते हैं। जैसे यू कैन आइदर गो टू द पार्टी आर स्टे होम। दो जगह खाली, उन दोनों फिक्रों में तो दो जगह खाली हैं, तो एक जगह पे आएगा आइदर, तो अगली जगह पे ज़रूर पक्का है आर ही आएगा, क्योंकि जहाँ पर आइदर हो वहीं पर आर होता है, ठीक है। मतलब ये हमेशा पेयर के फॉर्म में आते हैं। जिस फिक्रे में आइदर लगाओ वहाँ पर आर लाजमी लगता ही लगता है। तो ऐसे कंजंक्शंस को बोलते हैं जो इकट्ठे किसी फिक्रे में आए, उनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस।
क्वेश्चन नंबर 17 है चूज़ अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लास। आपने एक जुमला चूज़ करना है जिसमें एडवर्ब क्लास हो। तो वी विल गो टू द बीच इफ़ वेदर इज़ नाइस। अच्छा, एडवर्ब क्लास क्या होता है? जिसमें एडवर्ब लगाओ, आप ये बोल लो जिसमें एडवर्ब लगाओ, जैसे मतलब वर्ब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। यहाँ पे ज़रा देखो, वी विल गो टू द बीच, हम बीच पर जाएंगे। तो जाने के बाद इफ़ द वेदर इज़ नाइस, अगर मौसम अच्छा हुआ तो जाना, विल गो क्या है? वर्ब है। तो विल गो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? लाइक इफ़ द वेदर इज़ नाइस, अगर मौसम अच्छा हुआ तो चूँकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला यहाँ पे इफ़ द वेदर इज़ नाइस, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। और चूँकि जब एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होना, सॉरी एडवर्ब क्लास एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जैसे इफ़ द वेदर इज़ नाइस, तो 2 4 5 वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये इसको हम बोलेंगे क्लास। तो ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है और ये एडवर्ब है, तो ये बन जाएगा एडवर्ब क्लास। ठीक है, वी विल गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ नाइस। अच्छा, अगला है चूज़ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। वो सेम चीज़ हम लोगों ने पहले जो पढ़ा वो इंट्रांजिटिव वर्ब था। उसमें क्या था? वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता था। अभी क्या है? ट्रांजिटिव है, वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, चलें ज़रा इसका ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है द फायर बर्न्स द हाउस, आग जलाती है। तो फ़ौरन से सवाल है, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है जिसको आग ने जलाया है, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर है जिसको आग ने जलाया है। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा ए, द फायर बर्न्स द हाउस। तो यहाँ पे बर्न क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ये अकेला अपना मीनिंग पूरा कर ही नहीं सकता, इसको हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। यानी जो वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है द फायर बर्न्स द हाउस। क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए ट्रिफ्थोंग। अच्छा, आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए ट्रिफ्थोंग। ट्रिफ्थोंग मतलब ऐसा लफ्ज़ होगा जिसको जब आप प्रोनाउंस करें ना, यानी जब आप बोलें तो आपका सांस टूटे। जैसे जब मैं बोलती हूँ ना रेन, तो मैं बोल देती फ़ौरन से रेन, कोई सांस नहीं टूटा। लाइट, कोई सांस नहीं टूटा, मतलब पूरा एक ही सांस में बोल दिया। जब मैं बोलती हूँ ना फ्लावर, तो फ्लो फिर बोला वर, फ्लावर। तो जहाँ पे मुझे टूटना पड़े, मतलब ऐसे एकदम से ड्रॉप करना पड़े, फ्लावर, इकट्ठा मैं नहीं बोल सकती, मुझे फ्लावर ऐसे बोलना है, तो दो तोड़ के बोलना है। तो ये क्या है? ट्रिफ्थोंग की एग्जांपल है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स कैपिटोनियम्स। तो द पाकिस्तानी आर्मी मार्च ऑन 23 मार्च, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। तो आपने फिगर ऑफ स्पीच ठीक वाली बतानी है। द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। सूरज बादलों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, दैट इसका ये मतलब है। अच्छा, छुपन छुपाई खेलना ये तो बच्चों का काम है, मतलब जब, अच्छा एक बहुत प्यारी टर्म होती है जिसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन होती है जब इंसानों के काम कोई दूसरी चीज़ करे, जब इंसानों के काम कोई दूसरी चीज़ करे तो उसको आप बोलते हो पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो मतलब बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं। हम लोगों ने तो आज तक ये पढ़ा था बच्चों का काम है हाइड एंड सीक खेलना, मतलब इंसानों का काम है हाइड एंड सीक खेलना, पर यहाँ पर लिखा हुआ सन हाइड एंड सीक प्ले कर रहा है। तो सन सूरज हाइड एंड छुपन छुपाई खेल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी, जब इंसानों का काम की कोई दूसरी चीज़ करते हुए देखी जाए तो उसको आप बोलते हो पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर इंसानों का काम कौन कर रहा है? सन। तो ये यहाँ पर क्या यूज़ हुई है? पर्सनिफिकेशन। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 22 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। तो यहाँ पर आपने एलिट्रेशन बतानी है। सो आफ्टर द एक्सीडेंट अली अवॉइड्स ट्रैवलिंग, इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती हूँ एलिट्रेशन में होता कि दोनों का स्टार्टिंग लेटर सेम होता दोनों का। तो यहाँ पर देखें ना, आफ्टर द एक्सीडेंट कहाँ से शुरू हुआ? ए से, और अली अवॉइड्स ट्रैवलिंग ये किससे शुरू हुआ? ए से। तो ये क्या है? लिटरेशन है। ठीक है, आफ्टर द एक्सीडेंट अली अवॉइड्स ट्रैवलिंग। क्वेश्चन नंबर 23 आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। शी वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा,
यहाँ पर शी वेटेड, उसने इंतज़ार किया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। अच्छा, उसने इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि बहुत देर तक। तो वेटेड क्या है, वर्ब है, और वेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वर्ब को मॉडिफाई करे, वो होता है एडवर्ब। ठीक है, वो होता है एडवर्ब। और अगर वो एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो तो उसको हम बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज़। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर अकेला है ना, शी वेटेड, जैसे मतलब कुछ ही कम्स लेट ये होता ना, तो वहाँ पे एक वर्ड था लेट, तो वो सिंपल एडवर्ब होता। बट यहाँ पे शी वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे जो वर्ड्स, जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो हम उसको फिर सिंपल एडवर्ब नहीं बोल सकते, हम उसको बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज़, हम उसको फ्रेज़ बोलेंगे। ठीक है, तो चूँकि वो एडवर्ब है तो वो एडवर्बियल फ्रेज़ बन गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सो द वर्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स। ठीक है, एक बहुत प्यारी टर्म है जिसको बोलते हैं मेटाफर। ये दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सिमिली और एक होती है मेटाफर। अच्छा, एक चीज़ को आप किसी दूसरे चीज़ के मुशाबे करार देते हो, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह। जैसे अगर मैं बोलूँ आप इतनी खूबसूरत हो जितना जितना के फूल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको आपका कंपैरिजन किया फूल के साथ, तो मैंने आपको फूल जैसा बोला। ठीक है, आप फूल की तरह खूबसूरत हो, तो यहाँ पे मैंने आपका कंपैरिजन फूल से किया है। ठीक है, तो आप और फूल, मतलब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा बोलना। ठीक है, एज़ और लाइक का यूज़ करके, एज़ और लाइक का इंग्लिश में, जैसे मैंने बोला आप फूल की तरह खूबसूरत है, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया की तरह। की तरह को इंग्लिश में बोलते हैं एज़ या फिर बोलते हैं लाइक। ठीक है, तो जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी की तरह बोलो पर वहाँ पर एज़ और लाइक का इस्तेमाल भी करो तो वो होता है सिमिली। और अगर आप एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बोलो पर वहाँ पर एज़ और लाइक का इस्तेमाल ना करो तो वो होता है मेटाफर। बात समझ आ गई? मतलब अगर एज़ और लाइक का यूज़ दिखे तो वो सिमिली है, ना दिखे तो वो मेटाफर है। मैं आपको मेटाफर की एग्जाम्पल दे सकती हूँ। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लायन, उसने खुद को शेर साबित किया। तो मैंने उस बंदे को बोला कि उसने खुद को शेर साबित किया, उसने शेर, तो वो बंदा, उस बंदे को मैंने शेर जैसा मतलब बोला है, लेकिन देखिए मैंने की तरह का यूज़ नहीं किया, मैंने बोला उसने खुद को शेर साबित किया। तो यहाँ भी मैंने एक चीज़ को दूसरे के जैसा बोला बट मैंने एज़ और लाइक का यूज़ नहीं किया, तो ये मेरा मेटाफर बन जाएगा। चलिए अभी आपने गिवन सेंटेंस को जज करना है। सो ये द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स। दुनिया एक स्टेज है और हम सिर्फ खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वर्ड को स्टेज बोला गया है, तो लेकिन वर्ड इज़ अ स्टेज, क्या यहाँ पर एज और लाइक का यूज़ किया गया? क्या आपको दिखा? द वर्ड इज़ लाइक अ स्टेज भी तो बोल सकता था, पर उसने बोला द वर्ड इज़ अ स्टेज। तो यहाँ पे वर्ड को स्टेज के जैसा बोला गया, पर हमें पूरे फिक्रे में कहीं पर भी एज और लाइक नहीं लिखा दिख रहा। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? मेटाफर की। बात समझ आ गई? जब एज और लाइक ना दिखे तो वो मेटाफर है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बोला, एज और लाइक का इस्तेमाल किया तो वो सिमिली है, ना किया तो वो मेटाफर है। बात समझ आ गई? और यहाँ पर नहीं हुआ तो ये मेटाफर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज़ ऑफ पर्सनिफिकेशन। अच्छा, पर्सनिफिकेशन क्या बताया था कि इंसान का काम कोई दूसरी चीज़ करे तो उसको आप बोलते हो पर्सनिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हर्ड द विंड विस्लिंग, मैंने हवा को सीटी बजाते हुए सुना। सीटी बजाना तो बंदे का काम है, यहाँ पर ये हवा से करवा रहे हैं, तो ये क्या है? पर्सनिफिकेशन। इंसान का काम कोई दूसरा कर रहा, पर्सनिफिकेशन। चले, सो करेक्ट ऑप्शन है ए, आई हर्ड द विंड विस्लिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज़ ऑफ हाइपरबोल। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट वाज सो एक्सपेंसिव दैट इट नियरली ब्रोक द बैंक। ठीक है, दैट वाज सो एक्सपेंसिव दैट इट नियरली ब्रोक द बैंक। क्वेश्चन नंबर 27 है, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। और फिर से नरेशन आ गई। मैंने क्या बोला? नरेशन क्या हो सकता है? डायरेक्ट दिया हुआ इनडायरेक्ट बनाओ, या फिर इनडायरेक्ट दिया हुआ उसका डायरेक्ट बनाओ। चले यहाँ पे आप गेस करें, यहाँ पे आपको कॉमर्स दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? सोच कर बताएं। बिल्कुल ठीक समझे आप, ये डायरेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी बताया जिसमें कॉमर्स लगे हों, ठीक है, वो डायरेक्ट फिक्रा होता है, तो ये डायरेक्ट है। तो यहाँ पे है, ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। तो फिर यकीनन उन्होंने ऑर्डर किया है। आपको समझ आ रही है? फ़ौरन से बोला मुझे अपनी किताब दो।
ऑर्डर किया है। मतलब अगर बोलते ना प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो वो रिक्वेस्ट करते, पर प्लीज़ नहीं लगाया, तो फिर वो पक्का उन्होंने ऑर्डर किया। तो ही सजेस्टेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा मुझे किताब दो, तो उन्होंने ऑर्डर किया है। तो क्या है, ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू गिव हिम हर बुक। चलिए पैराग्राफ दिया हुआ एक, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द MCQs गिवन बिलो। ऑफकोर्स MCQs क्या है, द एयर वंस क्लियर नाउ wears a haze, a smoky shroud in modern days. The rivers weep, their water stained by careless hands, a word profaned. The earth once green now bears a scar from plastic waste, both near and far. The silent trees they softly sigh as poisoned winds go rushing by. A fragile balance overthrown by fumes and waste so widely sown. We breathe the toxins day by day and watch our planet fade away. क्वेश्चन नंबर 28 है, what is described as wearing a haze in the poem। अच्छा, wearing a haze, what is described as wearing a haze in the poem। तो यहाँ पे लिखा हुआ है the air once clear now wears a haze, so air wears a haze, so इसका करेक्ट आंसर है air। क्वेश्चन नंबर 29 है, what is described as being stained in the poem। सो यहाँ पे अगर आप रीड करो तो वो है, यहाँ पे है The rivers weep their water stained. The river weep their water stained. So the rivers, यहाँ पे rivers क्या है, उसका वाटर स्टेन हुआ है, सो रिवर्स। स्टेन कौन हुआ है, रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इज स्पेसिफिकली मैंशनड इन द पोएम। तो वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट बोथ नियर एंड फार। तो फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, प्लास्टिक वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एज रशिंग बाय इन द पोएम। पोएम में रशिंग बाय से क्या डिफाइन किया जाता है। तो जवाब है पॉइजनड विंड। यहाँ पे अगर आप देखें पॉइजनड विंड, ये आप एज पॉइजन विंड्स गो रशिंग बाय, तो रशिंग बाय से कौन है, पॉइजन विंड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पॉइजन विंड्स। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एज फेडिंग अवे इन द पोएम। कौन फेड अवे होता है, आप रीड करके बताएं ज़रा। यहाँ पे इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन रीड करो, एंड वॉच और प्लैनेट फेड अवे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन फेड अवे है, प्लैनेट, तो करेक्ट आंसर है प्लैनेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी आपके पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।